Good morning, everyone. वेलकम यू ऑल। एग्जाम कवच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेट्स। ये हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर को हम 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा एग्जाम कवच यूट्यूब चैनल है, इसमें 9th टू 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे आएंगे। अभी स्टार्टिंग में हम 11th और 12th के लेक्चर्स डालेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद 9th और 10th के लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। 11th 12th के लेक्चर्स जो हैं आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट आपको 11th की मिल जाएगी और एक प्लेलिस्ट आपको 12th की मिल जाएगी, जिसमें प्रॉपर चैप्टर्स वाइज जो है यहाँ पर लेक्चर्स रहेंगे। अब जो भी हम लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। इसकी जो वर्कशीट रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही सेंड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आती है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम चीज़ें क्या क्या इंक्लूड, सबसे पहले तो NCERT, ये तो सबसे मस्ट चीज़ है। हम इसके क्वेश्चन इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर जो होती है, उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, और कुछ एडिशनल बुक्स होती हैं उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, जैसे कि RD शर्मा हमारे पर जाती है। दूसरा RS अग्रवाल जो है, इनके क्वेश्चंस या 2-3 और एडिशनल बुक्स हैं, उन सभी के अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। मतलब जो चीज़ें आपको पेड कोर्स में मिलती हैं, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में देखने को मिलेगी। तो 2 से 3 लेक्चर्स लीजिए, उन 2 से 3 लेक्चर्स में ही आपको समझ में आ जाएगा कि पेड कोर्स और जो यहाँ पे यूट्यूब में जो कोर्स चल रहा है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आती है कि कैसे हम क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी चैप्टर है सेट, लेकिन आगे चल के और भी चैप्टर्स हमारे पास इसमें आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आएगा। कुछ चैप्टर्स जो है वो हमारे पास लैंग्वेज बेसिस होते हैं, जिसमें हमें डेफिनेशंस जो है उनको समझनी पड़ती है। तो डेफिनेशंस को समझने के लिए मैं पहले से ही कुछ डेफिनेशंस जो है वो इसमें पीपीटी में लिख के लाऊंगा। पीपीटी में बिल्कुल प्रॉपर वे में जो है वो लिख के लाई जाएगी। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हमारे पास है जो कि उसी टाइम पे लिख के आपको समझाया जाए। सबसे ज़्यादा समझ में तो इस तरीके से ही आता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जैसे सेट्स वगैरह हो गए, इनको अगर मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे लाइव में बिल्कुल प्रॉपर वे में लिख के दिखाऊं, तो इट्स जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले से लिख के लेके आएंगे और बाद में हम उनको बिल्कुल प्रॉपर वे में लाइन टू लाइन उनको डिस्कस करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर में सबसे पहले हम बात करें सेट। तो सेट्स का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन जो सबसे कॉमनली यूज की जाती है, हम वो देखते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, तो उसे हम सेट बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें, तो सबसे पहले चीज हमारे पास यहाँ पर आती है कि वेल डिफाइंड का मतलब हमारे पास क्या होता है। व्हाट इज दिस वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का सिंपल सेंटेंस में अगर बात करें, तो ऐसी चीज जिसको सुनते ही हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाए, वो वेल डिफाइंड कहलाएगा। और अगर वो वेल डिफाइंड है तो मतलब वो एक सेट है, वरना ये सेट नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट्स जो है वो है, उनका टेस्ट होता है 100 मार्क्स। स्टूडेंट मान लेते हैं A B C D। इनके मार्क्स जो आते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि A के 96 आते हैं, B के हमारे पास 70 आते हैं, C के 88 आता है,
डी के 92 आते हैं और ई के 56 मार्क्स जो है वो हमारे पास। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 90, 90 से ज़्यादा कितने बच्चों के, कौन कौन से बच्चों के नंबर हैं। तो यहाँ से हम सिंपली देख के बता सकते हैं कि कौन कौन है। एक तो हमारे पास यहाँ पर ए आ जाता है, एक यहाँ पर हमारे पास डी आ जाता है। बिल्कुल क्लियर आंसर जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो कहेंगे कि ये एक सेट हमारे पास बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन सेकंड हम बात कर सकते हैं कि नंबर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स marks between 50 and 70। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि ई के हमारे पास 56 है, एक 70 के बीच में ई जो है वो हमारे पास एक सेट बन जाएगा। अब इसमें हमने बी को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें हमने बात की है बिटवीन 50 एंड 70। अगर यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन होता कि मार्क्स फ्रॉम 50 टू 70, तो हम इसमें किसी भी स्टूडेंट के 50 मार्क्स हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं, किसी के 70 है उसको भी इंक्लूड यहाँ पर करते हैं। तो ये दोनों तो हम बात कर सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड सेट जो है वो यहाँ पर बनता है। लेकिन एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का अगर यहाँ पर सेट पूछ तो हम उसका आंसर क्या देंगे। हर इंसान के लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट अलग होता है। कोई कहेगा कि जिसके 90 से अबव मार्क्स है वही इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा 70 से अबव जिसके है वही इंटेलिजेंट है, कोई बोलेगा कि 80 से अबव है वो इंटेलिजेंट। तो सबके माइंड में एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग क्लैरिटी जो है, ये बिल्कुल एक क्लियर आंसर यहाँ पर नहीं दे रहा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक सेट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से समझ में आता है कि सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज रहेगी उसे हम सेट बोलते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स जो है, ये जो अंदर चीजें लिखी जाती हैं हम इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या एलिमेंट्स। जो हमारे पास सेट होता है, इनको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर जो है उससे डिनोट किया जाता है। छोटी क्लासेस में हमने देखा था कि एन जो है हम नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यू जो है वो हम रेशनल नंबर जो है उसके लिए यूज यहाँ पर करते थे। तो सेम चीज यहीं पे होती है कि एन किसके लिए यूज होता है। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास। जेड जो है वो हमारे पास क्या रहता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर सेट ऑफ रियल नंबर। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। इसमें जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। इसी तरह से क्यू प्लस जो है वो भी हम डिनोट कर सकते हैं। क्यू प्लस की सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। एक हमारे पास यहाँ पर कॉमन आता है सी। सी का मतलब क्या रहता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अभी तक 9th 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। सो आगे चल के हमारे पास एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में हम इस, अगर यहाँ पर और देखें तो एक वी सेट ऑफ वोल्स इन
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल्स होते हैं उनका सेट वी कहलाता है। ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनमें मेजरली यूज़ होगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ जो होंगी वो ये 4 आ कि कहीं पे आर लिखा रहेगा, कहीं पे क्यू, कहीं पे जेड, कहीं पे एन। तो हमें समझना होता है एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की यहाँ पर बात की गई है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जो है उसके बारे में। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम इसको डिनोट किस तरह से, देखिए हमने वी लिखा, वी का मतलब क्या है, सेट ऑफ वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये चौथा, ये पांचवा एलिमेंट हो। हर एक एलिमेंट जो है वो एक कोमा से सेपरेट किया जाता है, यहाँ पे भी एक कोमा से सेपरेट किया जाएगा। और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सब करली ब्रैकेट से जो है उसमें अंदर बंद कर देते। ये एक फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की किसी भी सेट को। और भी दूसरी फॉर्म भी होती है, तो हम आगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी सेट है हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, जिसमें हमने वोवल्स जो है उसको रिप्रेजेंट किया, ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक बार डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन हमारे पास क्या रहती है, ए रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। जितने भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं सेट के, हम उन सबको लिखते हैं। एंड द एलिमेंट्स आर बीन सेपरेटेड बाय द कोमास, कोमा से हम उनको सेपरेट करते हैं। एंड एनक्लोज्ड विद ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट जो है हम इसमें यूज करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें हमारे पास याद रखने की है। सबसे पहली चीज़, कोई भी सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर का हम यूज़ करते हैं, हमने जैसे यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट किया वोल्स को। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं उन सबको लिखेंगे जिनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, सबको कोमा से सेपरेट किया। तीसरी चीज़, इन सबको हम एक करली ब्रैकेट जो हमारे पास सबसे बिग ब्रैकेट जब इसे बोलते हैं उसमें हम इसको बंद करेंगे। और भी हमारे पास कई एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे एन है, एन हमारे पास क्या रहता है, नेचुरल नंबर रहता है। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 आगे तक इनफाइनाइट तक रहता है, तो डैश डैश करके हम इसको करली ब्रैकेट। दूसरा डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या रहता है, सेट ऑफ होल नंबर रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, तरह से हम आगे आगे चल सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहता है, इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of this set possess a single common property which is not possessed by any element of curly bracket। इसका मतलब हमारे पास क्या, एक एग्जांपल लिख के ज़्यादा क्लियर जो है हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वोल्स के बारे में ही देखते हैं, हमने इसको लिखने का तरीका ये होता है, एक्स डॉट एक्स इज ए वोल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और ये, अब इसको पढ़ किस तरीके से, इस सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ने का तरीका जो है वो क्या रहता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो यहाँ पर यूज किया जाता है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट एक्स इज ए वोल इन इंग्लिश अल्फा। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ने का तरीका हमारे पास क्या रहता है, ये रहता है। तो दो फॉर्म हमारे पास इसमें आ जाती है, एक हमारे पास क्या आएगी, रोस्टर फॉर्म आ जाती है, एक हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी, दूसरी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में मीनिंग सेम रहता है। इसको हम न्यूमेरिक वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें हम हर एक एलिमेंट्स को लिख देंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन यहाँ पे जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारे पास रहती है, इसमें हम लैंग्वेज जो है उसका यूज करते हैं। हमारे एग्जाम में हालांकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है,
लेकिन अगर मेनली बेसिक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या कहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म लिख देगा, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है, फिर रोस्टर फॉर्म दे देगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना। अब इसमें एक छोटी सी चीज और यहाँ पर याद रखनी है, जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड लिख देते हैं स्कूल, SCHOOL। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, SCHO। अब ओ दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये एक ही अल्फाबेट और एल। अगर स्कूल वर्ड का हम सेट बनाते हैं तो सेट जो हमारे पास बनेगा वो किस तरह से बनेगा, SCHOL। कि इसमें हम एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं करते हैं, इसमें SCHOOL नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ओ लिखा जाए, क्योंकि एलिमेंट्स जो होता है किसी भी सेट में हम उनको रिपीट नहीं करके दिखाते हैं। अगर हम इसमें रिपीट भी करके लिख देंगे, मान लीजिए हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, SCHOOL। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर इसमें एलिमेंट्स सही तरीके से देखिए तो एक एस है, एक सी है, एक एच है, एक ओ है और एक एल है, मतलब एलिमेंट तो 5, जिसमें से एक ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार हमारे पास रिपीट होता है। एक चीज ये आ जाती है। दूसरी चीज थोड़ी सी हटके है जो कि आगे इसमें यूज होगी, वो क्या है, देखिए, एक हमारे पास साइन होता है ये, और एक हमारे पास साइन होता है, इन दोनों में फर्क क्या है? इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और यहाँ पर अगर मैं बात कर सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। अब इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेके देखते हैं। मान लीजिए एक सेट दे रखा है एस, सेट ऑफ बॉयज इन क्लास 11। अब यहाँ पर लिख देते हैं आरती। अब आरती तो एक लड़की है, और यहाँ पर सेट एस जो है वो बॉयज के बारे में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आरती डज नॉट बिलोंग्स टू एस। लेकिन दूसरी तरफ अगर रोहन यहाँ पर लिखते हैं तो रोहन एक बॉय है, इट बिलोंग्स। ये हमारे पास मतलब रहता है कि जो एलिमेंट, अब यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उस सेट एस के। तो ऐसे सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट है, रोहन नाम का एलिमेंट हो सकता है बिकॉज ही इज ए बॉय, लेकिन आरती नाम का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे जो सेट है उसमें सेट ऑफ बॉयज के बारे में बात की गई है और आरती जो है वो एक लड़की है, तो हम इसका यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, सेट की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ ली। इसके बाद हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन द रोस्टर फॉर्म। इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। अब ये कैसी इक्वेशन, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में टू इज इक्वल टू जीरो हमारे पास दे रखा है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स, प्लस का टू एक्स लेंगे, माइनस में टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आता है, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस में टू, माइनस का वन कॉमन लिया, एक्स प्लस में टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस टू हमारे पास एक आ जाता है, एक एक्स माइनस वन आ जाता है इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू वन। तो x की जो दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है वो क्या क्या आ जाती है, x एक तो हमारे पास रहेगा माइनस टू और एक रहेगा वन। इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हमने सिंपल से बताया था कि मान लेते हैं, हम कोई भी a मान लेते हैं, करली ब्रैकेट माइनस टू कोमा वन करली ब्रैकेट। इस तरह से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है, वो क्या कहता है, राइट द सेट एक्स डॉट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40।
सबसे पहले तो ये हमारे पास किस फॉर्म में दे रखा है, ये वाली चीज, ये हमारे पास दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो हमारे पास दे रखी है, और सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो रीड किस तरह से करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a positive integer and x square is less than 40। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात की जा रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे तक हमारे पास आ सकता है। ये हमारे पास है x की वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 40 से छोटी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। इसकी अगर बात कर सकते हैं तो 4 आ जाएगी, 3 की जो है हमारे पास 9 आ जाएगी, 4 की 16 आ जाएगी, 5 की 25 आ जाएगी, 6 की 36 आ जाएगी, 7 की 49 आ जाएगी, और 49 जो है वो 40 से बड़ा है। तो हमें सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू लेनी है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका जो है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ जाती है कि हम x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6, 7 क्यों नहीं ले सकते। जैसे ही हम 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहता है 49, जो कि 40 से बड़ा हमारे पास है, जो कि हमारी इस कंडीशन को, ये वाली जो कंडीशन हमारे पास है इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम यहाँ तक का सेट जो है बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है, अब हमें ये जो फॉर्म दे रखी है, ये फॉर्म हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म से हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या दे रखा था, उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, उसको रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था। अब हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यहाँ से हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट। सबसे पहले तो हम इसके सेट को देखते हैं, ये 1 आता है, ये 4, ये 9, यहाँ से हमें एक चीज दिखती है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर n स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखी जा रही है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इट, है कोई जवाब। देखिए इसको लिखने का तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम x के बारे में लिखेंगे, x डॉट x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x जो है वो n स्क्वायर रहेगा, वेयर n जो है, अब यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू n। n जो हमारे पास यहाँ पर ले रहे हैं ये कोई नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग्स टू यहाँ पर यूज हो गया जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमसे एग्जाम में आता है, सिंपल से लिखेंगे a इज इक्वल टू ब्रैकेट x डॉट x इज इक्वल टू n स्क्वायर कोमा n बिलोंग्स टू n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें देखिए, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से एक बड़ा है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, मतलब अगर ये n है तो ये n प्लस 1 हमारे पास रहेगा। तो यहाँ से सिंपल सी चीज हमारे पास रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है, a इज इक्वल टू x डॉट x इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, जो कि n हमारे पास एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ये वाली चीज आती है। अगर यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमें और कंडीशन यहाँ पर नहीं लगानी पड़ी। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन बनती ये n अपॉन में n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि n जो है वो 1 भी हो सकता है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन में 0, जो कि यहाँ पर एक रेशनल नंबर नहीं बन रहा। और रेशनल नंबर बनने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, p अपॉन क्यू, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे अगर ये वाली इक्वेशन होती तो हम एक चीज और ऐड करते इसमें इसमें ऊपर फालतू चीज। एक तो हमने यहाँ तक की तो कंडीशन इसमें लिखी लेनी थी, इसमें साथ में एक चीज और लिखते, एंड n-1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन जो है वो और ऐड की जाती। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब तक हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए, वो तीनों के तीनों हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये सबसे हटके आता है, ये हमारे पास एडिशनल एक क्वेश्चन है, एडिशनल बुक शायद आर डी शर्मा का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसको किस तरह से करें, हमसे क्या कहता है कि ए एन, इसको सबसे पहले तो रीड देखिए, रीड किस तरह से करेंगे कि सेट ऑफ ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 आगे तक हो सकती है, एंड ए एन प्लस वन। ए एन प्लस वन का मतलब क्या है, अगर ए एन हमारे पास जो है, मतलब ए वन अगर हमें दे रखा है, ए एन प्लस वन मतलब ए टू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए एन, एंड ए वन जो हमें यहाँ पर दे रखा है ये ए वन है, ए वन इज इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व किस तरह से करेंगे इसको सोल्व, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर ए वन इज इक्वल टू 1, ए वन हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ए टू यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वन, दैट इज 3, ए थ्री अगर यहाँ पर लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ ए टू जो है वो रहेगा, दैट इज 9, ए फोर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ए थ्री, 3 × 9 27। इस तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पर सेट बन जाएगा। तो ए का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 9 27, ऐसे ये हमारे पास आगे चलता जाएगा। इस तरह से जो है हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है इस यहाँ तक इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा, अगर पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं, और अगर आता है तो 1 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और उसमें ये क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ तक हमने देखा कि भाई सेट क्या होता है, सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतनी सी चीज थी। अब सेट जो है वो अलग अलग टाइप के रहते हैं, इसमें सबसे कॉमन टाइप अगर हम बात कर सकते हैं तो एक सबसे पहला टाइप आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी इफ इट हैज नो एलिमेंट। यहाँ से सिंपल सी डेफिनेशन क्या आती है, ए सेट विच हैव नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट। कोई भी सेट एम्प्टी कब कहलाएगा, जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। अब इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, आगे ये बहुत ही कॉमन सी चीज रहेगी कि फाई लिख देंगे तो हमें समझ जाएंगे कि वो एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। दूसरा हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात कर सकता हूँ कि वी हमारे पास है, वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एम, कोई भी अल्फ़ाबेट है एम, अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो एम जो है वो बिलोंग करेगा इससे, बी से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। एम जो हमारे पास यहाँ पर है, एम जो हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये एक, अगर अकेले एम के बारे में बात करें तो ये एक फाई हम बात करते हैं, एम्प्टी सेट बना, क्या बनाता है, एम्प्टी सेट जो है वो बनाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए क्या। जैसे मानते हैं हम एक्स है, बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, एक्स किसी रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू -2। अब इसको किस तरह से हमने यहाँ पर सोल्व करना है? सबसे पहले तो रियल नंबर हमारे पास क्या रहता है? कोई भी नंबर हमारे पास होता है या तो रियल नंबर रहेगा वो, या फिर इमेजिनरी नंबर रहेगा। इमेजिनरी नंबर अभी तक आपने नहीं पढ़ा। अब रियल नंबर का मतलब क्या रहता है कि जिसकी रूट में अगर कोई वैल्यू है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रही। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो x की जो हमारे पास वैल्यू आती है -2 आती है, जो कि रियल नंबर नहीं है, नॉट ए रियल नंबर। अब ये जो हमारे पास है, ये क्या है? नॉट ए रियल नंबर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इट्स एन एम्प्टी सेट। इसको डिनोट करने का तरीका सिंपल सा, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एंड मस्ट बी लेस देन 6। अब मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आगे तक चलते। अब 5 और 6 के बीच में अगर कोई नेचुरल नंबर की बात की जाए तो 0 नेचुरल नंबर रहेंगे, क्योंकि 5 एक नेचुरल नंबर, उससे नेक्स्ट 6 एक नेचुरल। तो ये सेट भी हमारे पास कैसा हुआ? एक एम्प्टी सेट जो है वो बन जाता है। अगला हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या रहता है? ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लेते हैं, ये हमारे पास एक सेट लिख दिया A11, ये लिख दिया। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये ए क्या कहलाएगा? ए हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएगा। और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर वेयर x मस्ट बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एक नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो वो तो सिर्फ एक 5 ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? x इज ए सिंगलटन सेट। एक सिंगलटन सेट जो है वो है ये। अब एक चीज हमारे पास इसमें आती है, अगर कहीं पे अकेला फाई लिख देता है तो ये हमारे पास क्या है? एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है। लेकिन करली ब्रैकेट्स, अकेले करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे तो भी हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट है। लेकिन करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर फाई लगा देते हैं तो वो हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट्स के अंदर जब ये फाई आता है तो ये एक एलिमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एलिमेंट का काम करता है। एक छोटी सी टर्म आती है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तक हम यहाँ पर लिख रहे थे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, ABC 2 5 7 10 11, ये सेट हमने लिख दिया। अब अगर इनके अंदर देखते हैं तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं। इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। ये कोई सेट ए मान लेते हैं, ये कोई सेट बी मान लेते हैं, कोई सेट सी मान लेते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो जैसे ए जो है इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 5 है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो है वो कितना है? 4 है। कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना है? 3 है। अब कार्डिनल नंबर को डिनोट किस तरह से करते हैं? स्मॉल एन के अंदर हम सेट का नाम लिखेंगे, इस तरह से कार्डिनल नंबर करते हैं। जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या रहेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 4। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज 3। इस तरह से कार्डिनल नंबर आता है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि चलो ठीक है, हमें सेट सिंपल से लिखे हुए दिख गए। अब जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, तो वो क्या रहता है? 1 2 3 4, इन्फाइनाइट तक ही रहेगा। अब उसका अगर कार्डिनल नंबर पूछते हैं तो इसका कार्डिनल नंबर तो इन्फाइनाइट रहेगा। तो हमेशा कार्डिनल नंबर जो है वो फाइनाइट सेट का पूछा जाता है। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है आगे चल के देखते हैं। अगला ही है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? कोई भी सेट या तो उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, कि उन एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो
वो सेट क्या कहलाएगा? वो सेट हमारे पास कहलाता है फाइनाइट सेट। क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। और जब किसी भी सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट जो है वो बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से सिंपल से एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 अप टू 100 तक की काउंटिंग हम कर रहे हैं। दूसरा सेट हमने लिखा बी, इसमें भी भैया 1 2 3, लेकिन लास्ट में हमने नहीं बता रखा कहाँ तक चलेंगे। अब यहाँ से तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, कि इसमें 100, 1 से लेके 100 तक की ही हमारे पास जो है नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है वो हमारे पास 100 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 100 है। तो ये क्या कहलाएगा? एक फाइनाइट सेट है बाबा। इनफाइनाइट सेट क्या रहेगा? जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर रहे तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और ये क्या कहलाएगा? एक इनफाइनाइट सेट जो है वो कहलाएगा। अगला टाइप जो सेट का आता है, और ये लास्ट टाइप हम बोलते हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ये वाली चीज देखिए। हम एक सेट लिख 3 सेट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी। बी सेट हमने लिखा, बी ए सी, और हमने एक सेट लिखा 1 2 3। अब यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूँ, ए और बी जो है वो इक्वल सेट है, ए और सी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है, बी और सी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन क्यों? देखिए, कोई भी दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे? Two set are said to be equal if they have equal number of elements as well as equal elements irrespective of their order। अब ये थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है, जैसे नहीं समझ में आया तो देखिए क्या कहना चाह रहा मैं, कि हमारे पास जो इक्वल सेट है वो क्या होगा? कि वो सेट जिनके अंदर जो एलिमेंट है, कोई भी दो सेट है वो इक्वल कब कहलाएंगे? कि उनके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। जरूरी नहीं कि उनकी पोजीशन सेम हो। जैसे यहाँ पे ए है, फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे भी ए सेम है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ये दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? एंड ऑल, वाइस वर्सा का मतलब क्या आता है? एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। अब ये लिखने की क्या जरूरत थी? देखिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए मैं लिख देता हूं ए बी सी, और बी मैंने लिख दिया ए बी सी डी। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट जो है ए का, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पर है। लेकिन क्या ये इक्वल सेट है? ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें डी एक्स्ट्रा है। इसलिए कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो हम क्या कहेंगे? वो एक इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या रहता है? इक्विवेलेंट सेट कहता है कि अंदर एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन दो सेट का अगर कार्डिनल नंबर हमारे पास सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल है, तो वो एक इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अल्फाबेट्स हैं, लेकिन इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, ये भी कार्डिनल नंबर 3 है, और ये भी कार्डिनल नंबर 3 हमारे पास आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों के तीनों जो है इक्विवेलेंट सेट है। क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट है तो हम ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। डिनोट करने का तरीका हमारे पास आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या रहता है भाई? कार्डिनल नंबर तो इसमें भी सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या रहता है? इक्विवेलेंट में हमारे पास कार्डिनल नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास जो ए है वो बी के इक्वल नहीं रहेगा। हम बोल सकते हैं ए इज सिमिलर टू बी।
ए बी से सिमिलर क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्डिनल नंबर इनका सेम आ जाता है। तो यहाँ तक हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? यहाँ तक हमने सेट के बारे में देख लिया, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। एनसीईआरटी के लगभग से सारे एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, आई विल रिप्लाई ऑल दी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू अगेन।